हाय फ्रेंड्स, मैं अखंड गरीब आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। आज है देश में राजनेताओं से संबंधित जितने भी पद हैं, जैसे सांसद, विधायक, एमएलसी, ये सारे के सारे संवैधानिक पद। इन सभी पदों से जितने भी संबंध रखते हैं सवाल, इनके विशेषाधिकारों से, जो कि सांसदों के लिए आर्टिकल 105 और विधायकों और एमएलसीज के लिए 194 में दिए गए हैं। क्या उनमें ये इनके अपराधीकरण के विषय से संबंधित कोई विषय है? इसकी जांच के लिए बोहरा समिति का गठन भी किया गया कि राजनीति में अपराधीकरण किस हद तक है, क्या है, उसके निवारण के तरीके क्या हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को व्यापक और विश्लेषण जो भी उनसे बन पड़ा उन्होंने किया। लेकिन इसके बावजूद भी क्या देश में राजनीतिक अपराधीकरण के लिए कोई विशेष कदम उठाया गया? क्या किसी ने उठाया? देश में इतनी जनसंख्या है, इतने नेता हैं, आज हर गली, हर कूचे, हर मोहल्ले, हर गांव और हर क्षेत्र में एक ऐसा नेता मिल ही जाएगा आपको जो काफ़ी प्रभावी और कारगर होगा। लेकिन इसके बावजूद भी हमें क्या अपराधियों को नेता बनाना उचित है? क्या उसके लिए हमें सोचना नहीं चाहिए? क्या उसके लिए हमारे विषय में कुछ न कुछ तो होना चाहिए जो हम उनसे प्रश्न पूछ सकें, सोच सकें। ये जो अपराधी बने हैं, ये शुरुआत में अपने ही गांव, अपने ही गली, अपने ही मोहल्ले से धीरे धीरे जितना भी इनसे बन सका है, वो कहीं न कहीं ज़रूरत से ज़्यादा अपराध करके ही वो वहाँ तक पहुँचे हैं और उनको कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। इसकी वजह से वो नेता भी बन जाते हैं। ये क्या विकास करेंगे हमारा? हमें इसके विषय में सोचना चाहिए। क्या देश को या संसद को ये नहीं लगना चाहिए कि देश में जिनके ऊपर भी काफ़ी संगीन धाराएं लगी हैं, केस लगे हैं और जिनका अभी न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है, क्या उनको चुनाव में सम्मिलित किया जाना चाहिए? ये अपने आप में सही है, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति अगर चपरासी की पोस्ट के लिए भी आवेदन करता है तो थाने से उसका वेरिफिकेशन होता है। पासपोर्ट के लिए अगर कोई व्यक्ति अप्लाई करता है तो उसका थाने से वेरिफिकेशन होता है, और यदि संबंधित थाना या पुलिस विभाग ने कह दिया कि यह व्यक्ति इस पद के लिए उचित नहीं है या इस व्यक्ति के नाम पे कुछ संगीन धाराएं पहले से ही उल्लिखित हैं हमारे पुलिस स्टेशन में, तो उसको वीज़ा भी नहीं मिलता है और ना ही उसकी नौकरियों में भर्तियां की जाती हैं। तो क्या देश का शासन चलाने वाले लोगों के ऊपर इतनी संगीन धाराओं के बावजूद भी वो देश के शासन में अपना हस्तक्षेप करते हैं और मजबूती से खड़े रहते हैं? क्या उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? सही मायनों में तो गरीब देश इसीलिए बना है क्योंकि जो योग्य नहीं है वो योग्यता का आवरण पहने हुए उस जगह पे बैठे हैं जहां देश के सभी व्यक्तियों की योग्यताओं का निर्धारण होता है। अगर सही समय पे इस विषय पर निर्णय न लिया गया तो हो सकता है कि आने वाले समय में देश इन्हीं लोगों की हाथों की कठपुतली बन जाएगा, और बेशक बन ही चुका है। आए दिन हम देखते हैं बाहुबली, दबंग, ये सारे के सारे जो शब्द हैं ना, वो राजनीति में कहीं ना कहीं उचित या फिट नहीं बैठते। इनके लिए आपके मन में क्या विचार है? देश में एक से एक अच्छे अच्छे योग्य व्यक्ति हैं, क्या ये राजनीति के लिए फिट नहीं है? क्या एपीजे अब्दुल कलाम, क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह या डॉक्टर एस जयशंकर, ये सभी योग्य व्यक्ति हैं। इनका राजनीति में आना देश की उन्नति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। लेकिन इसके इतर दूसरी तरफ इतने क्रिमिनल हैं जिनके ऊपर संगीन धाराएं हैं। कहीं वो विधायक हैं, कहीं एमएलसी हैं, कहीं मुख्यमंत्री हैं, कहीं सांसद हैं, कभी कभी कैबिनेट मंत्रालय में भी वे देखे जाते हैं।
क्यों है ऐसा? ये सोचने की बात नहीं है। हम संकल्प लेते हैं विकसित भारत का, इन मूल्यों और इन मान्यताओं पे विकसित भारत बनेगा। क्या इसके विषय में हमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है? क्या हमारे पास ऐसे नेता नहीं है जो देश को आगे ले जा सके? क्या हमारे पास ऐसे शिक्षित जनरेशन नहीं है जो देश का नेतृत्व कर सके, सदन को चला सके? ये वही लोग हैं जो कभी कभी सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत, वहां पे कभी कभी शर्मसार होना पड़ता है। पूरे देश को सदन न चलने का कारण कुछ न कुछ इन लोगों का चरित्र और व्यवहार भी होता है। तो क्या हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए? और जब सदन नहीं चलती है तो देश का पैसा खर्च होता है, इससे उनका तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन देश का, आम जनता का, हम जैसे गरीबों का, जो कि सुबह उठने से शाम सोने तक के जितने भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उन सब का टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। तो पूछने का ये हमारा अधिकार है और बताने का उनका। वो बात अलग है कि देश में दलबंदी और पार्टी बंदी इतनी हो चुकी है कि वो जिसको देंगे, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं ना। ये जो हमें नोटा का ऑप्शन मिला, नोटा के ऑप्शन के बावजूद भी हमसे कोई ये पूछने नहीं आता कि हमने अगर उनको चूज नहीं किया है, उसके बावजूद भी वो सांसद या विधायक बन जाते हैं, तो क्या हमारी प्रतिक्रियाओं का कोई मतलब नहीं है? इस विषय पे सोचना ही होगा, क्योंकि देश में अपराधियों की संख्या केवल इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि उन्हें ये पता है कि अगर राजनीति में अच्छी जगह बनानी है तो या तो खेल से संबंधित हो, या फिल्मों से संबंधित हो, राजनीति से संबंधित हो, या फिर इस तरह के क्षेत्रों में जहाँ पे क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले भी अच्छी खासी जगह बनाते दिखे हैं वर्तमान की राजनीति में। भविष्य में हो सकता है कि उनका उज्जवल चरित्र हो, भविष्य हो, व्यक्तित्व हो, वही महिमा मंडित किए जाएं। सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है, क्योंकि आजकल लोग, गांव में ये अवधारणा है कि एक सामान्य व्यक्ति जो पूरा जीवन इज्जत के साथ रहता, खाता और सो जाता है, वो राजनीति में जाने की छोड़ ही दीजिए, बात तक करने में उसको डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो ये समझता है कि राजनीति उसका मुख्य विषय नहीं है। तो राजनीति में कौन जाएगा? वही लोग जाएंगे जो हत्यारे होंगे, बलात्कारी होंगे, लूटमार से संबंधित होंगे, घोटालेबाज होंगे। अब देश यही चलाएंगे, इन्हीं के माथे अब देश चलने वाला है। जिनके पास योग्यता होगी, जिनके पास क्वालिटी होगी, जिनके पास एजुकेशन होगा, जिनके पास बोलने की कला होगी, क्या उनसे देश नहीं चलेगा? और अगर नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा? इसके विषय में तो सोचने की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। हो सकता है कि कुछ लोग कभी कभी कारगर होते हों, देश में कठिन स्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में ऐसे ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जहाँ पे एक सभ्य व्यक्ति के बस की बात नहीं होती कि वो कठिन निर्णय ले सके। तो ये हिम्मत वाले लोग होते हैं, कभी कभी हिम्मत देते हैं, ये बात सही है। लेकिन पूर्णतः इन्हीं लोगों के ऊपर पूरा चुनाव ढाल देना, इन्हीं लोगों के माध्यम से पूरे चुनावों को जीत लेना, ये तो सर्वथा उचित नहीं है। और देश के इतने बड़े खर्चे के साथ विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं, इसके विषय में तो मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना है कि इन लोगों को रोक लेना चाहिए। ये लोग राजनीति में नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर ये राजनीति में आएंगे तो मैं कहता हूँ दावे के साथ कि एक व्यक्ति अपराधी किस्म का राजनीति में आएगा तो उसके पीछे 2 जीरो लगना तय है। वो 100 होबा ही करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने ही क्षेत्र में कुछ न कुछ लोगों को प्रभावित करता है, कुछ न कुछ लोग उसको अपना आइडल मानते हैं। तो अगर राजनीति में अपराधी से संबंधित कोई व्यक्ति पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको जो लोग अपना आदर्श मानते हैं वो भी उसी राह पे चल के राजनीति ज्वाइन करना चाहेंगे।
अगर इस हिसाब से आप सोचिए तो आपको आगे आने वाले भविष्य के बारे में क्या लगता है? आधा से ज़्यादा समाज क्रिमिनल बनेगा, बलात्कारी बनेगा, घोटालेबाज बनेगा, चोर बनेगा, डकैत। सोच के रूह कांपती है। यदि इनका भविष्य उज्जवल रहा तो पूरे भारत का भविष्य अंधकार में जाएगा। और इस बात में कोई शंका नहीं है, कोई माई का लाल बचा नहीं सकता है देश को डूबने से। अगर कुछ लोगों को नहीं डुबोया गया तो ये सारे के सारे लोग पूरे देश को डुबोएंगे। और निर्वाचन आयोग कुछ बोलता ही नहीं। वो कहता है कि केवल आप अपना बायोडाटा भर दीजिए, हाँ आपके ऊपर जितने भी केसेस हैं वो सारे के सारे। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था होने के नाते उसे अपना खुद निर्णय लेना चाहिए और ये कहना चाहिए कि फॉर्म भरने के बाद 1 हफ्ते तक या 1 महीने तक, 1 महीने पहले ही आप फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद हम आपके फॉर्म सहित जितने भी डिटेल्स दी गई हैं सारी की सारी हम चेक करेंगे, बात करेंगे और देखेंगे कि आपके ऊपर कोई मुकदमा है या नहीं, और यदि है तो आप चुनाव से बाहर डिबार किए जाते हैं। आप दोबारा इलेक्शन नहीं भर सकते, उसका फॉर्म भर ही नहीं सकते, आप इलेक्शन में कूदने की बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन पता नहीं क्यों क्या हो रहा है देश में। शायद मुझसे पहले किसी ने इस बात को उठाया हो या बहुत से लोगों ने उठाया हो। गवर्नमेंट को कुछ न कुछ तो इसके विषय में सोचना चाहिए। इतनी सशक्त गवर्नमेंट है, पिछले 10 साल से ये सत्ता में है। मुझे ना ही गवर्नमेंट से कुछ मिलता है और ना ही विपक्ष से। मैं एक न्यूट्रल व्यक्ति की तरह बात कर रहा हूँ। मैं समाज का आम नागरिक हूँ, गरीब व्यक्ति हूँ और गरीबों की धारणा समझते हुए ये चीज़ कहता हूँ कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति आएगा, योग्य व्यक्ति आएगा, शिक्षित व्यक्ति आएगा, सज्जन व्यक्ति आएगा तो वो हम लोगों की समस्याओं को सुनेगा, हो सकता है अपने विचार भी रखे और आने वाले समय में हम लोगों के विषय में कुछ करे। अब आप सोचिए कि यदि आप सभ्य व्यक्ति हैं और मान लीजिए कि आप हमारे क्षेत्र के विधायक या सांसद हैं, हम कम से कम अपनी बातें आपसे कह तो सकते हैं निर्भय होके, निडर होके। जो व्यक्ति बाहुबली होगा और मेरे क्षेत्र का सांसद होगा या विधायक होगा, एमएलसी होगा, ब्लॉक प्रमुख होगा, जिला पंचायत सदस्य होगा या ग्राम प्रधान होगा, अगर वो दबंग टाइप का व्यक्ति है तो मैं उससे क्या कह पाऊंगा कि मुझे ये समस्या है, आप मेरी सुन नहीं रहे हो, मैं आपके ऊपर जाऊंगा। लोकतंत्र का तो मतलब ही खत्म हो जाता है, जहां तो केवल लोग हैं ही नहीं, केवल तंत्र है। इस तरह की व्यवस्था हमें नहीं चाहिए। देश को आजाद कराने वालों ने शायद इस तरह की व्यवस्था ना सोची रही हो देश में, जो आज चल रही है। हमें कुछ सोचना होगा, हमें कुछ करना होगा। जानता नहीं हूं कि जेपी जैसा आंदोलन फिर से होगा, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, लेकिन एक चीज जरूर कह देता हूं कि अपराधियों को वहां से हटाओ, सभ्य जनता आती है, सभ्य लोग आते हैं, शिक्षित आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं। सबका स्थान सदन में होना चाहिए, सबका स्थान सदन में होना चाहिए। और जिनका स्थान जेल में है वो सदन में बैठेंगे, और जो सदन में बैठने लायक वो जेल में और सड़कों के धक्के खाते फिरेंगे। देश का युवा आज भी नौकरी के चक्कर में परेशान है। अगर राजनीति की पोस्ट खाली हो तो कम से कम राजनीति में ही उनको स्थान दें। हो सकता है देश के लिए वो कुछ नया कर गुजरे, कुछ अच्छी चीज़ें बता जाए, कुछ ना कुछ तो वो अच्छा करेंगे। और जीवन का उनका इतना लंबा अनुभव होगा कि आने वाले समय में शायद है कि वो देश को एक अच्छी ऊंचाई, एक मजबूत पकड़ पर पहुंचा सके। अपराधियों को हटाइए, वो केवल अपने क्षेत्र, अपने लोगों के विकास के अलावा किसी का विकास, वो राजनीति में आते ही इसलिए हैं कि उनके ऊपर जितने भी मुकदमे हैं, जितने भी केस हैं और जितने भी उनके विरोध में बातें चल रही हैं उन सबको दबाया जाए। उनका तो पर्पस केवल अपना स्वार्थ साधना, अपना हित साधना है। वो क्षेत्र की और जनता की बातें ही नहीं करते हैं।
तो इसलिए उनका राजनीति में तो कोई स्थान बनता ही नहीं है। क्या देश इसके लिए तैयार है कि राजनीति में अपराधियों को अब बाहर निकाला जाए? अब देश को ये सोचना चाहिए, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री, देश की संसद, देश में चुनाव के समय कम से कम हम ये चीज तो पूछ ही सकते हैं उनसे कि आपके मन में क्या है। और यदि कोई व्यक्ति क्रिमिनल टाइप का है तो वो पहले जाए न्यायालय से क्लीन चिट लेके आए, फिर उसके बाद चुनाव लड़े। जब तक उसके ऊपर चार्जेस है तब तक तो वो चुनाव न लड़े। इस चीज की व्यवस्था तो निर्वाचन आयोग को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी और संसद को भी कर देनी चाहिए। और आजादी के इतने दिनों के बाद भी अगर ये नहीं हुआ है तो ये सोचनीय प्रश्न है। क्यों है, इसके लिए आपको भी सोचना होगा। मैं अकेला केवल विषय पे बात कर सकता हूं, लेकिन जब आपका साथ मिलेगा तो शायद है कि सरकार इसके विषय में कुछ सोचे, गरीबों को उनका हक मिले। आप गरीब हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप फिर भी चुनाव लड़ सकते हो। इस चीज की व्यवस्था बनानी है, इस चीज की नहीं कि दबंग, बाहुबली, पूंजीपति केवल वही सत्ता में काबिज रहेंगे। आप और हम, हमारा नंबर कभी आएगा ही नहीं, आपका नंबर कभी आएगा ही नहीं। आप अपनी जनता, अपने क्षेत्र, अपने समाज और अपने लोगों के हित के लिए कुछ कर ही नहीं पाए। इस तरह की राजनीतिक व्यवस्था से हमें कुछ लाभ नहीं है, देश को कुछ लाभ नहीं है, समाज को कुछ लाभ नहीं है। क्या इसके लिए हमें आपके साथ आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या सरकार तक ये बात पहुंचेगी? और पहुंचेगी तो सरकार क्या एक्शन लेगी, कब तक एक्शन लेगी? निर्वाचन आयोग इस पे अपना क्या विचार रखता है? सुप्रीम कोर्ट के इस पे अपने क्या निर्देश होते हैं? हो सकता है कि निर्वाचन आयोग और सरकार इसमें ढिलाई दिखाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो एक स्वतंत्र संस्था होने के साथ साथ न्यायिक समीक्षा की भी शक्ति उसके पास है। और उसका जब मन होता है, जो भी मन होता है, वो अपने स्टेटमेंट निर्विवाद रूप से देती है। और सारे के सारे लोग, देश के जितने भी व्यक्ति हैं, गरीब से अमीर, पूंजीपति, राजनेता, क्रिमिनल, सारे के सारे लोग उसकी बातों को मानते हैं, सम्मान करते हैं और उसकी बातों का मजाक भी नहीं बनता है और ना ही विरोध होता है। तो क्या इस विषय पे सुप्रीम कोर्ट को भी अपना पक्ष नहीं रखना चाहिए? क्या उसके निर्देश नहीं आने चाहिए कि जितने भी व्यक्ति क्रिमिनल हैं वो सारे के सारे लोग चुनाव से डिबार किए जाते हैं? ये बात सरकार तक जरूर ही पहुंचनी चाहिए, निर्वाचन आयोग तक पहुंचनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि अगर ये लोग नहीं हटेंगे तो हमारा, आपका भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता, क्योंकि हम गरीब के गरीब बने ही रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपके थ्रू ये बात गवर्नमेंट तक जाएगी, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, निर्वाचन आयोग तक जाएगी। और निर्वाचन आयोग तो भगवान श्री हनुमान जी की तरह है, वो अपनी सारी शक्तियां भूल चुकी है। उसे याद कराने की जरूरत हमें और आपको। जिस दिन निर्वाचन आयोग अपनी शक्तियों के साथ आएगा उस दिन कोई भी व्यक्ति उसका मुकाबला करने के लिए सक्षम नहीं होगा। तो आप हमारे साथ इसी अखंड गरीब वाले चैनल में हमारे साथ जुड़े रहिए और सरकार से संबंधित विभिन्न विषयों पर, जिन्हें सरकार को ध्यान देना चाहिए था उन्होंने नहीं दिया आज तक, इसके विषय में हम बात करेंगे और हम आपके माध्यम से अपनी आवाज़ वहां तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ईश्वर है, किसी भी दिन उनको समझ में आएगी कि हमारे द्वारा जो बातें उठाई जा रही हैं वो समाज के हित में है, देश के हित में है। तो हो सकता है कि अगर हमारी 10 में से एक भी बातें स्वीकार कर ली गई तो देश कुछ न कुछ तो प्रगति करेगा। ये मेरा विश्वास है, अटल प्रयास रहेगा। धन्यवाद।